नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली कहानी, पश्चिम एशिया में जारी जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर क्या बिजनेसमैन ट्रंप हावी हो गए? कैसे हो सकते हैं अब वो एक्सपोज दुनिया की नजरों में? इस खबर में 17% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आगे विस्तार से बात करेंगे। क्या है इजराइल का अतिक्रमण वाला प्लान? क्यों इजराइल इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है? 21% दर्शकों ने इस खबर को देखना चाहे। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। और विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ में क्यों दिखा धुरंधर? इस खबर को 30% लोगों ने वोट दिया है। आप 7:28 पर डिटेल रिपोर्ट इस खबर पर आपको दिखाएंगे। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बन गई है वो है, ना ईरान झुकेगा ना इजराइल रुकेगा। इस खबर को आपने सबसे ज्यादा 32% वोट दिए हैं और देखना चाहा है। और यही हमारे चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी है। ईरान झुकेगा नहीं और इजराइल रुकेगा नहीं। जी हां, जमीन पर ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 25वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिनों के पॉज बटन को प्रेस किए जाने की घोषणा के 24 घंटे भी बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीती रात से हमलों में कोई भी कमी नहीं दिखी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में आज कई जगह पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ईरान के इस्फहान शहर पर हुआ। गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के खुर्रम शहर के पावर प्लांट और गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। यानी जो बातें अमेरिका ने की, ट्रंप ने कही थी, एक भी बात नहीं मानी गई। ईरान ने भी पलटकर अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाने पर लिया और उस पर आज मिसाइल दाग दी है। सरेआम मिसाइल गिरी आके कई रिहायशी इलाके इस मिसाइल की जद में आए और तेल अवीव में नुकसान की भी खबर हमको मिली। आसमान लाल है और सायरन की आवाजें डरा रही हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि यह हमला सिर्फ एक ट्रिलर है। रात के अंधेरे को चीरती हुई ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव की ऊंची इमारतों के पास गिरते गोले, तो वहीं इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों के करीब हुए धमाके। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। किरियात शमोना का ये वो इलाका है जहां कुछ ही मिनट पहले इजरायली राष्ट्रपति हरजोग मीडिया से बात कर रहे थे। जैसे ही वो सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, सायरन बज उठे और आसमान में एक के बाद एक धमाके हुए। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षाकर्मी राष्ट्रपति को कवर करते हुए बंकर की तरफ ले जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों में हड़कंप है। प्रेसिडेंट हरजोग के लोकेशन के पास हुआ हमला साफ संकेत है कि दुश्मन अब सीधे इजरायली नेतृत्व को निशाना बना रहा है। उधर ईरान ने ट्रंप के पॉज बटन को भी पूरी तरह नकार दिया है। तेल अवीव की ऊंची इमारतों के पास गिरती मिसाइलें बता रही हैं कि अब फासला खत्म हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये उन तमाम साजिशों का जवाब है जो उसकी जमीन के खिलाफ रची गई थी। ईरान केवल हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपनी शर्तों की लिस्ट भी मेज पर रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर मोहसेन रजाई का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ये युद्ध तब तक थमेगा नहीं जब तक तेहरान को उसके एक एक कतरे का हर्जाना नहीं मिलता। ईरान की मांग केवल हमला रोकने की नहीं है, बल्कि उस पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को जड़ से खत्म करने की है। मुस्तफा के एडवाइजर ने साफ कर दिया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंचाई गई है उसका हिसाब लिए बिना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को चैन नहीं आने वाला। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल अब डिफेंस नहीं ऑफेंस मोड में है। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल का हमला जारी रहेगा। इन सब के बीच ट्रंप के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल हुई तो हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, लेकिन उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में चुटकी लेते हुए कहा शायद इसका नियंत्रण वो खुद और अयातुल्लाह मिलकर करेंगे।
और ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं पॉज करने की, सीजफायर करने की, लेकिन वहां पे नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो तो हमले जारी रखेंगे और वो कर भी रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आखिरकार इजराइल इस युद्ध को क्यों लंबा खींचना चाहता है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ये कहकर उन्होंने सबको चौंकाया। ट्रंप कितना सीरियस थे इस बयान को लेकर ये तो वो ही जाने, लेकिन ईरान ने इसके जरिए अमेरिका का माखौल उड़ाने में देरी नहीं की। ईरान ने इस मैसेज को कुछ इस अंदाज में डिकोड किया है। ईरान के साउथ अफ्रीका एम्बेसी ने फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को आप देखिए। एक कार है, उसके 2 स्टीयरिंग व्हील है, एक उस तरफ जो ओरिजिनल होता है और एक ये जो कि बच्चों के खेलने के लिए अक्सर कार में लगा दिया जाता है ताकि बच्चे को लगे कि वो कार चला रहा है। यानी जॉइंट कंट्रोल की बात जो ट्रंप कह रहे थे उसको ईरान ने इस तरीके से माखौल उड़ाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका बच्चों की तरह बगल में खिलौने का झुंझुना पकड़ के बैठा रहेगा और खुश होता सकता है, लेकिन असली कंट्रोल तो ईरान के पास रहेगा। यही ईरान ने कहकर बिल्कुल एक तरीके से ट्रंप के ट्वीट की, ट्रंप की बात की माखौल उड़ा दी इस ट्वीट के जरिए। तो अगर आप आगे बढ़े, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत करने और समझौता करने में दिलचस्पी दिखाई है। खबर है कि उन्होंने सहमति दे दी है। सऊदी अरब के न्यूज़ चैनल अल अरबिया ने इजरायली मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर दी है कि मुस्तफा भी अब बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच डिप्लोमेसी से मुद्दे का हल निकालने की कोशिशें अब दुनिया के कई देश इस वक्त तेज कर रहे हैं। कई बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे रॉयटर्स हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इजराइल हो गया, जैसे बड़े अखबारों और न्यूज़ एजेंसी ने बीते कुछ घंटों की इनकी खबरों पर अगर आप नज़र डालें और इन पर भरोसा करें तो डिप्लोमेसी की मेज पर कई बड़े डेवलपमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या ये डेवलपमेंट्स है, ध्यान से सुनिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के सीनियर नेताओं के बीच सीधी बातचीत इस हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान इसको होस्ट कर सकता है। इस बीच इजरायली अफसरों ने भी ये संकेत दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के टॉप लेवल के डेलीगेशन के बीच एक ऐतिहासिक मीटिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बैक चैनल से दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खबर आपको दे दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से एक फोन पर बातचीत कर इलाके में शांति बहाल करने के प्रयासों में सहयोग की पेशकश की है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो जनरल आसिम मुनीर की भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने अलग अलग स्तर पर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ, खासकर स्टीव विटकॉफ और ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची से भी बातचीत की है। यानी दुनिया के कई मुल्क अब बातचीत के लिए पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब पर बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर दबाव पड़ रहा है इस लड़ाई की वजह से। इससे पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने ईद संदेश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करने की अपील की थी। आपको याद होगा चक्रव्यूह में हमने ये स्टोरी भी आपको पिछले हफ्ते दिखाई थी। तो इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, क्या चल रहा है इस पूरे वॉर को लेकर, वो एक अपडेट आपने देखा फॉक्स न्यूज़ के जरिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। इस्लामाबाद ने ईरान अमेरिका जंग में मेजबानी की पेशकश कर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी कुछ मिनट पहले ही एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पेशकश में वो लिखते हैं कि तेहरान वाशिंगटन के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में इस्लामाबाद अपनी भूमिका निभाएगा। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान चर्चा में आ जाए। ये आप ट्वीट देखिए। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब इस ट्वीट में क्या लिखते हैं? पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in Middle East in the interest of peace and stability in region and beyond, subject to occurrence by the US and Iran. Pakistan stands ready and honored to be the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement of the ongoing conflict. यानी पाकिस्तान इस बातचीत को कराने के लिए, इसको होस्ट करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में पूरे तरीके से तैयार है। ये शहबाज शरीफ ने अभी 6:55 का ये पोस्ट है, कुछ ही मिनट पहले हमको ये मिला और सीधे हम आपको दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ का ये पोस्ट। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान चर्चा में क्या आया, इसे लेकर
देश के भीतर या भारत में नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने देश के सियासतदान पाकिस्तान की इन कोशिशों पर। कि मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, जो आतंकवाद को पनाहगार हो, आतंकवाद का पोषक देश हो, वो मध्यस्थता करा रहा है और हम गायब हैं। हम सीन से गायब हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चले गए थे इजराइल के अंदर मेडल लेने। Congress always support Pakistan and their ideology, and Pakistan in return support Congress ideology and Congress leaders. भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। ट्रस्ट इंडिया मोर देन पाकिस्तान, यही मैं संदेश आपके माध्यम से ऑपोजिशन को देना चाहता हूं। पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली खेल तो वॉशिंगटन में चल रहा है। सोमवार शाम को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध पर पॉज बटन प्रेस करने की घोषणा की, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर एक व्यापारिक सोच के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की शेयर बाजार को संभालने और अपनी सेना को लामबंद करने की कोई सोची समझी वॉर टैक्टिक है। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि जब एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट कोई फैसला लेता है तो उसके पीछे अक्सर गणित काफी गहरा होता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। खबर है कि ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से महज 15 मिनट पहले ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में $580 मिलियन यानी करीब 5220 करोड़ रुपए का एक रहस्यमय दांव लगाया गया। ऑयल फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप आज ही ये तय कर लेते हैं कि भविष्य में तेल किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कीमत बढ़े या गिरे उन्हें फायदा हो सके। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क समय के अनुसार सुबह 6:49 बजे से 6:50 के बीच यानी सिर्फ 60 सेकंड में 6200 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद फरोख्त हुई। ये सामान्य ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक सुनियोजित स्ट्राइक की तरह था। जैसे ही ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। जिन लोगों ने 15 मिनट पहले दाम लगाया था उन्होंने इस गिरावट से चांदी काट ली। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को तुरंत झूठा करार दिया, लेकिन तब तक मुनाफाखोर अपना काम कर चुके थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में कुछ बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के दाम लगे हैं जो बड़े सरकारी फैसलों से ठीक पहले लगाए गए थे। इससे शक और गहरा हो गया है कि कहीं अंदर की जानकारी लीक तो नहीं हो रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 दिन का समय सिर्फ कूटनीति के लिए है या फिर सैन्य तैयारियों के लिए। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्राइपोली जैसे युद्धपोतों के साथ हजारों मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया भेजा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का रुख बहुत कड़ा है। हेगसेथ साफ कह चुके हैं कि लक्ष्य ईरान की मिसाइल और नौसैनिक शक्ति को खत्म करना है। ऐसे में 5 दिन का ये ब्रेक अमेरिकी सेना को अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका है, ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो हमला और भी घातक हो। ट्रंप भी मान चुके हैं कि उनके प्रशासन में हर कोई इस युद्ध से खुश नहीं है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका फर्स्ट और नो मोर फॉरएवर वॉर्स के समर्थक रहे हैं। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि वेंस एक लंबे युद्ध के खिलाफ हैं। जाहिर है ट्रंप इस समय दो-धारी तलवार चला रहे हैं। एक तरफ वे बाजार को कंट्रोल कर तेल की कीमतें गिराकर अपनी जनता को राहत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ 5 दिन का अल्टीमेटम देकर ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। वीकेंड के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ट्रंप अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। कल जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने, आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट किया सीज फायर का, पॉज बटन दबाने का, अचानक से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल आई। क्रूड के दाम जो बहुत बढ़ गए थे वो 13-14% तक नीचे गिर गए। यानी कुल मिलाकर व्यापार में जो लोग लगे थे, जो लगातार 24 दिनों से नुकसान झेल रहे थे, उनको कुछ कमाने का मौका मिला। इसीलिए कुछ बड़े व्यापारिक घराने बोल रहे हैं कि जो हफ्ता मिला है सोमवार से लेकर शुक्रवार का, 5 दिनों का, दरअसल ये व्यापारिक तौर पर सेंसेक्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए, दुनिया भर के शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक खबर लेकर आ सकता है। लेकिन शुक्रवार के बाद क्या ट्रंप अपने इस पॉज बटन को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत में बढ़ेंगे, या फिर इन 5 दिनों में उनकी सेना तैयारी पूरी कर लेगी
कि शनिवार इतवार की शाम को वो कोई बड़ा हमला ईरान पर कर दे, क्योंकि इजराइल तो लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा है। अब बात इसी मुद्दे पे करते हैं, आखिरकार इजराइल ऐसा क्यों चाहता है? ईरान युद्ध की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला सपना क्या बेंजामिन नेतन्याहू देख रहे हैं? पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि कब यह युद्ध रुकेगा, ताकि तेल और गैस की किल्लत की दिक्कत खत्म हो सके। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान युद्ध के बहाने इजराइल अपने पड़ोसी देश लेबनान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इजराइल इस युद्ध से बाहर नहीं निकलना चाहता। एक तरफ ट्रंप युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन इजराइल जो कि उनका साथी मुल्क है इस लड़ाई में, वो लगातार ईरान और ईरान के साथियों पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान को इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो इजराइल के ग्रेटर इजराइल बनाने वाले मकसद को अच्छी तरह भांपता है, जानता है, समझता है। ईरान इसमें सबसे बड़ी रुकावट भी दरअसल बना हुआ है। ग्रेटर इजराइल के जरिए इजराइल अपने देश को 5 गुना बढ़ाना चाहता है, अपनी सीमाओं को फैलाना चाहता है, विस्तारवादी नीति। इसके लिए लेबनान पर कब्जा करना इजराइल का एक बड़ा कदम है, और यही कारण है कि इजराइल ने इस लड़ाई में लेबनान पर एक के बाद एक भीषण हमले किए हैं। और इन हमलों से इजराइल न केवल लेबनान के लोगों को भगा रहा है, बल्कि बॉर्डर इलाके की जमीन पर कब्जा भी करता जा रहा है। इजराइल ने किस तरह लेबनान पर हमले किए हैं, इसकी एक झलक देखिए। इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान पर इसलिए भी शक होता है क्योंकि 2024 में लेबनान से युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल ने फिर से बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। यानी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन तब भी वो लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है, जबकि लड़ाई ईरान से चल रही है। अपनी पैदल सेना को, जी हाँ, ये भी खबर है कि इजराइल ने अपनी पैदल सेना को लेबनान की धरती पर उतार दिया है इन 24 दिनों में। पिछले 15 दिनों में इजराइल के हमलों से लेबनान में 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल ने लेबनान की करीब 20% जमीन खाली करा ली है और अपने सैनिकों के ठिकाने वहां पर जमाने लगा है। ये बड़ी खबर है, उस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल को हकीकत बनाने में जुट गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि लेबनान के फ्रंटलाइन इलाकों में घरों को जल्दी गिराने जाएं। तो इजराइल जो कि एक यहूदी देश है, उसका ग्रेटर इजराइल का बनने का जो सपना आज का नहीं है, 4000 साल पुराना है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अब आपको नक्शे की मदद से बताता हूं कि आखिर ये ग्रेटर इजराइल की थ्योरी क्या है। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। ग्रेटर इजराइल के अंदर 7 देश दिखाए गए इसमें नक्शे में, आप देख सकते हैं, जिसमें फिलिस्तीन तो है ही, इसके अलावा इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो इजराइल की सीमाएं बढ़कर इराक की फरात नदी तक पहुंच जाएंगी। ये आप देख सकते हैं किस हद तक ये ऊपर जा रहा है। ये जो लाल हिस्सा दिखाया गया इस नक्शे में, ये ही वो इलाका है जिसको ग्रेटर इजराइल के सपने के तौर पर इजराइल देखता है। तो इजराइल का जो फिलहाल एरिया है, क्षेत्रफल, वो 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का जो क्षेत्रफल होगा वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का होगा, यानी 25 गुना ज्यादा इलाका। इतना बड़ा सपना इजराइल देखता है, और ये सपना आज का नहीं, 4000 साल पुराना है। इजराइल अब तक फिलिस्तीन और सीरिया के जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है वो करीब 27,000 वर्ग किलोमीटर बैठता है, जहां पर करीब 8 लाख लोग रहते हैं। नक्शे को ध्यान से देखते रहिएगा, एक चीज समझाई जा रही है इस नक्शे में। लेकिन जिस ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, उन 7 देशों में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अब 12 करोड़ लोगों को इजराइल क्या करेगा तो इजराइल ही जानता है। लेकिन ग्रेटर इजराइल में जिन इलाकों में शामिल किया गया है, वहां 4000 साल पहले यहूदी साम्राज्य होने का दावा किया जाता है। इजराइल की यह पुरानी फितरत रही है कि वो उंगली पकड़ने के बहाने पूरे हाथ पर कब्जा कर लेता है। इस बात को समझने के लिए आपको एक नक्शा और देखना चाहिए। 1948 में इजराइल बनने के बाद किस तरह फिलिस्तीन पर कब्जा वो करता चला गया। इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा, एक एक कर 1946 में कैसा था, 1947 में कैसा हुआ और 2026 तक आते आते कैसा हो गया।
इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल प्लान को विस्तारवादी योजना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष मानता है जो यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। हिब्रू बाइबल के मुताबिक यहोवा यानी यहूदी के ईश्वर ने हजरत इब्राहिम को कनान की भूमि देने का वादा किया था। हजरत इब्राहिम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों के आध्यात्मिक पूर्वज हैं। कनान की भूमि आज के इजराइल, फिलिस्तीन और आसपास के इलाके हैं। इजरायली इसे प्रॉमिस्ड लैंड यानी ईश्वर को किया हुआ वादा मानते हैं। इसी विश्वास के साथ 1889 में यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन ज़ायोनीवाद की शुरुआत हुई थी। लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीन की मदद के लिए इजराइल अरब युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा। यहूदी इस युद्ध को मातृभूमि की वापसी मानते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी इसे तबाही कहते हैं। आपको यह कहानी सिर्फ 77 साल पुरानी लग रही होगी, लेकिन यह विवाद 4000 साल पुराना माना जाता है, जो कि इस झगड़े की जड़ में इस वक्त समझा जा रहा है। इस वीक एक और बड़ी खबर आ रही है और यह खबर अपने देश से जुड़ी है, लेकिन कहानी वही लड़ाई की है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। कुछ देर पहले यह बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बातचीत हुई है। 28 फरवरी को जंग के शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली बार बातचीत हुई है। आज 25वें दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी, अपना पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया। ट्रंप से फोन पर बातचीत में वेस्ट एशिया के हालात पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। भारत ने तनाव कम करने और जल्द शांति बहाली करने पर जोर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने की अहमियत भी बताई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों पर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अब जंग 25वें दिन में एंट्री ले चुकी है, लेकिन जिसका पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने इस संकट पर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा बीत गए। युद्ध की वजह से दुनिया में गंभीर एनर्जी संकट पैदा हो गया है। भारत के लिए भी यही स्थिति चिंता की बात है। युद्ध की वजह से हमारे ट्रेड रूट पर असर पड़ा है। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर की रेगुलर सप्लाई पर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही देशों के संपर्क में हैं। पीएम ने अपने देश के वर्तमान तमाम राज्यों से कालाबाजारी रोकने और प्रवासियों की मदद के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संकट के समय कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई बाधित ना हो। सुनते हैं पीएम मोदी को। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। सरकार लगातार कह रही है कि चिंता जरूर है, लेकिन फिलहाल संकट नहीं है। लेकिन विपक्ष इसका ठीकरा लगातार सरकार पर ही फोड़ रहा है। उधर केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कल राहुल केरल के दौरे पर है। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। संकट के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदार है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे नहीं गए होते और ईरान पे ये हमला नहीं हो रहा होता
तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो आज संकट देश के लोगों को उठाना पड़ रहा है, हार्मोज समुद्री मार्ग बंद हुआ है, उससे हम लोग बच जाते हैं। पश्चिम एशिया में तेजी से बनते बिगड़ते हालात पर सरकार की पैनी नजर है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय टैंकर्स की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सबीर कामत समेत कई शीर्ष अधिकारी रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए मौजूद थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक अहम बैठक हुई। बैठक में खाद्य और पेट्रोलियम गैस की मौजूदा स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। इस बैठक में अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और हरदीप पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर उर्वरक और गैस आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा की गई, आकलन किया गया। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने इसका पूरा इंतजाम किया है। सरकार ने बाकायदा आंकड़े जारी करके बताया है कि देश में तेल और LPG का कितना भंडार इस वक्त मौजूद है। देश में LPG सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। घरेलू मांग 55 लाख सिलेंडर प्रतिदिन है। प्रोडक्शन में 40% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पैनिक बुकिंग पर लगाम लगाई गई है। ऑनलाइन बुकिंग 84% से बढ़कर अब 93% हो गई है। पैनिक बुकिंग 89 लाख से घटकर वापस 55 लाख सिलेंडर पर आ गई है। कमर्शियल LPG में राहत दी गई है। कमर्शियल सप्लाई धीरे धीरे बहाल की जा रही है। ढाबे, होटल, अस्पताल जैसे सेक्टर को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। PNG की ओर बड़ा शिफ्ट करने की बात सरकार कर रही है, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप के जरिए जो गैस आती है। शहरों में LPG से PNG पर शिफ्ट होने की अपील तमाम उपभोक्ताओं से की गई है। मार्च में 3.5 लाख से ज्यादा नए PNG कनेक्शन दिए गए। पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। रिफाइनरीज हाई कैपेसिटी पर पर्याप्त स्टॉक देश भर में कहीं भी उपलब्ध करा रही है। देश भर में कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। कालाबाजारी पर सख्ती है। 33,000 छापे मारे गए हैं। 550 FIR हुई हैं। 150 गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग कमेटियां सक्रिय कर दी गई हैं। केरोसिन कोयला सप्लाई बढ़ाई गई है। 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटन किया गया है। राज्यों को कोयले की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। वेस्ट एशिया से अब तक 4.25 लाख भारतीय वापस लौटे गए। 3,75,000 भारतीय वापस लौटे हैं। खाद पर भी राहत की बड़ी खबर है। देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। यूरिया, DAP, NPK तीनों का रिकॉर्ड स्तर इस वक्त है। यूरिया और DAP में जबरदस्त बढ़त है। यूरिया 62 लाख टन, DAP लगभग दुगना हो चुका है। ये इसकी तैयारी, सरकार ने ये तमाम आंकड़े जारी कर देशवासियों को भरोसा दिया है कि देश में संकट आने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। पर चिंता की बात है, मितव्ययता करें, फालतू खर्चा ना करें। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। फिल्म धुरंधर 2 में बॉलीवुड को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में इसी फिल्म पर राजनीति भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति का यूपी का धुरंधर बता दिया। कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक अहमद नशे और नकली नोट का धंधा करता था। आरोप नंबर 2, अतीक अहमद का संपर्क सीधे पाकिस्तान से जुड़ा था। और आरोप नंबर 3, अतीक अहमद अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, यानी पैसा उपलब्ध कराता था समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को अपना भाई मानती है और उनकी मौत का बदला लेने की बात भी करती है। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए।
मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। पूजा पाल ने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था। उसके एक साल बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की हत्या तब हो गई थी। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। 15 अप्रैल 2023 को रात 10:36 पर पुलिस की गाड़ी अतीक अहमद, जो कि उनकी गिरफ्तारी में था, अतीक और उनके भाई अशरफ को लेकर कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची प्रयागराज में। वहां दोनों का मेडिकल टेस्ट होना था। वहां मीडिया का जमावड़ा था और मीडिया ने अतीक से कुछ सवाल पूछा कि आप अपने बेटे असद अहमद के जनाजे में क्यों नहीं गए। अतीक अहमद ने अभी इतना ही कहा था कि नहीं ले गए तो नहीं गए। उसके बाद मीडिया ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर अतीक के भाई अशरफ से सवाल किया, जिसके जवाब में अशरफ ने इतना कहा कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। बस इतने में मीडिया के सामने तीनों शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बस 9 सेकंड में 9 राउंड फायरिंग हुई और वहीं पर अतीक अहमद और उसका भाई ढेर हो गए पुलिस के सामने, पुलिस की कस्टडी में। इस घटना से हर कोई सन्न रह गया। अतीक अहमद का अतीक अपराध और माफिया की हथकड़ियों में बंधा हुआ था, लेकिन पुलिस घेरे में जिस तरह सरेआम उसको गोलियों से उड़ा दिया गया, उससे सवाल उठने लगे। लेकिन उसके साथ वो जवाब भी उठे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले ही विधानसभा में दिया था। और अब अतीक को लेकर उठते सवाल पर वही जवाब सीएम योगी ने फिर से दोहराया है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। अतीक अहमद की हत्या को समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलने का हथियार बनाया, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की विधायक पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ कर दी। दरअसल पूजा पाल के शोक और दर्द का रिश्ता अतीक अहमद के माफिया राज और अपराधों से सीधे तौर पर जुड़ता है। पूजा पाल के पति राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 25 जनवरी 2005 को दोपहर 3 बजे वो अपनी एसयूवी से प्रयागराज में घूम रहे थे कि 2 गाड़ियों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसा दी। राजू पाल दरवाजा खोलकर बचने के लिए भागे, लेकिन हमलावर पेशेवर शूटर थे। उन्होंने तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि राजू पाल की सांसें थम नहीं गई। उस हत्या के मामले में उस वक्त फूलपुर के सांसद अतीक अहमद और उनके 7 गुर्गों को अदालत ने दोषी मानकर गोली मारी थी। उस वक्त राजू पाल की गाड़ी में बैठी रुखसाना और उसके पति सादिक की गवाही अतीक को सजा दिलाने में अहम कड़ी साबित हुई। राजू पाल की हत्या उनकी शादी के महज 9 दिन बाद ही हो गई। सिर्फ 9 दिन में ही पूजा पाल का सिंदूर अतीक अहमद की वजह से उजाड़ गया। इसीलिए अतीक के मारे जाने के बाद पूजा पाल योगी सरकार के सुर में लगातार सुर मिला रही हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या त्रासदी की, जिस फूलपुर सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनकर गए थे, उसी सीट से 2004 में माफिया डॉन अतीक अहमद भी चुनकर लोकसभा पहुंचा। अतीक के एमपी बनने से पहले पश्चिमी इलाहाबाद की विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां से अतीक विधायक था। अतीक ने अपने भाई अशरफ को टिकट दिला दिया, तो कभी अतीक के लिए ही अपराध करने वाले राजू पाल ने बीएसपी के टिकट पर किस्मत आजमाई। राजू पाल चुनाव जीत गए। इससे अतीक अहमद को इतना झटका लगा कि उसका माफिया वाला दिमाग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और राजू पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या करवा दी गई। अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, 2027 में चुनाव हो रहे हैं, अतीक अहमद को राजनीति का एक तबका मसीहा के रूप में पेश करने में जुटा हुआ है। मुसलमानों के वोटों के दम पर जीत करके पूजा पाल जी विधायक हुई और आज सत्ता की लालच में और अपने आप को मौजूदा सरकार में व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने वो बयान दिया है जो आज उनका चल रहा है। वो अगर वो उनके अंदर नैतिकता है तो समाजवादी पार्टी खास करके मुसलमानों को वोट से जीत करके आई हैं, पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद चुनाव लड़ करके अगर उनकी हैसियत है तब जाके विधानसभा के अंदर ये बातें कहें
मुसलमानों के बूते पर विधायक बनने के बावजूद मुस्लिम नेताओं को और मुसलमानों को अपमानित करने का काम कर रही हैं। अगर सरकार कभी चेंज हो जाएगी तो इसकी जांच हमें उम्मीद है कि सरकार जितने भी इस तरह की चीजें हैं, जिन लोगों के कसूर लोगों पर फर्जी मुकदमे हैं, जितने लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए गए, इस तरह के लोगों की जांचें जरूर कराएगी सरकार। अपने 60 साल के जीवन में अतीक अहमद ने 44 साल जुर्म की दुनिया में बिताए। उसके खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज थे। बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस सबसे प्रमुख था, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने आपको विस्तार से बताया। वहीं 2018 में अतीक पर आरोप लगा कि देवरिया जेल में रहते हुए उसने प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद का अपहरण करवाया था। 2007 में उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। 2016 में अतीक पर प्रयागराज के घुमनगंज में रहने वाली महिला जयश्री उर्फ सूरज कली के बेटे नरेंद्र को हत्या की नीयत से गोली मारने का आरोप लगा था। 1995 में सिविल लाइंस इलाके में अशोक साहू के दिन दहाड़े मर्डर में भी अतीक अहमद पर आरोप लगा था। 2003 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या में भी अतीक अहमद पर आरोप लगे थे। 19 अक्टूबर 2020 को भी अतीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 1 अगस्त 2022 को प्रॉपर्टी डीलर जीशान पर जानलेवा हमले के आरोप लगे। 2002 में पुलिस कस्टडी में खुद पर बम से हमला करवाने का आरोप भी अतीक पर लगा। लेकिन पुलिस जांच में साफ हो गया कि अतीक अहमद ने तत्कालीन मायावती सरकार को बदनाम करने के लिए वो ड्रामा रचा था। लेकिन आपको ये जानकर घोर आश्चर्य होगा कि बड़ी बेरहमी से दूसरों पर जुल्म ढाने वाले अतीक अहमद को जब राजूपाल मामले में पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पतलून गीली हो गई। अब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर कहा तो अतीक अहमद के साथ उनकी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वैसे तस्वीरें तो अतीक अहमद की कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ भी मंच साझा करने वाली खूब पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या माननीय सांसद होने से अतीक अहमद के गुनाहों का दाग क्या धुल जाता है और वो मुसलमानों का क्या मसीहा कभी बन सकता है? अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। हरीश राणा ने आज दिल्ली में एम्स में अंतिम सांस ले ली। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले में इच्छा मृत्यु की इजाजत हरीश को दी थी। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी शख्स को इच्छा मृत्यु दी गई। एम्स में हरीश को पैसिव यूथनेशिया दिया गया। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट दिया जाता है वो तमाम सिस्टम उससे हटा लिया जाए, यानी वेंटिलेटर हटा लिया जाए, ऑक्सीजन हटा लिया जाए, दवाइयाँ रोक दी जाएं ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से आराम से मौत हो सके, क्योंकि अब वो ठीक नहीं हो सकता है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को 14 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। 15 मार्च को उनका तरल भोजन बंद कर दिया गया। 17 मार्च से पानी भी देना उनको रोक दिया गया था। इस तरह पिछले करीब 10 दिनों से उन्हें ना तो भोजन दिया गया और ना ही पानी, जिसके बाद आज एम्स में हरीश ने अंतिम सांस ली। इच्छा मृत्यु से 13 साल बाद उन्हें दर्द से आज मुक्ति मिल गई। हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा हो गया और वो कोमा में चले गए धीरे धीरे। हरीश राणा ना कुछ बोल सकते थे और ना ही महसूस कर सकते थे। बेटे के इलाज के लिए परिजनों ने, माँ बाप ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं तब उन्हें कोर्ट में बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की, क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग थे, वो भी बेटे का ध्यान उनकी तीमारदारी करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब आखिर में हम आ चुके हैं चक्रव्यूह के बात करते हैं पब्लिक व्यू की। पहला पब्लिक व्यू प्रीति मेहरा का है, जो कि युद्ध पे है। युद्ध के मैदान में ना इजराइल झुकेगा ना ईरान रुकेगा। ये टकराव अब इरादों का है, ना सिर्फ इलाकों का है। पब्लिक व्यू में योगी आदित्यनाथ पर कमेंट किया राघव कृष्णा ने। कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो योगी मॉडल की धूम देश विदेश में बसती है। जनता के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े धुरंधर है। इसी नोट पर आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।